हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से DPSP के अंतर्गत हमारे वनडे एग्जामिनेशन में, हमारे UPSI दरोगा में, पुलिस में, समीक्षा अधिकारी में या UPPCS लेवल तक किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए किस प्रकार से हमें DPSP को पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझने से पहले 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझना होगा कि किस प्रकार से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को स्थान प्राप्त हुआ। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो सलाहकार थे, प्रारूप संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनके नाम से आप लोग परिचित होंगे। बेनेगल नरसिंह राव ये चाहते थे कि हमारे नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, वो अधिकार 2 प्रकार से हों। एक ऐसे अधिकार नागरिकों को दिए जाए जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हो, अर्थात उसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सके, उसे फोर्सेबल बनाया जा सके। और एक इस प्रकार से अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय न हो, लेकिन वो हमारे नागरिकों को प्राप्त हो, वह सरकार की इच्छा पर हो। लेकिन उन्हीं अधिकारों को हमारे संविधान में मूल अधिकार पार्ट 2 के नाम तो नहीं रखा गया, बल्कि उन्हीं अधिकारों को हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम पे हमारे संविधान में स्थान दिया गया। अब सवाल उठता है कि सर, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको समझना होगा फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के द्वारा, संविधान सभा के जो निर्माता थे उनके द्वारा राज्य को दिए गए वह सकारात्मक निर्देश हैं, जिसके द्वारा राज्य को अर्थात सरकार को अपने नीति निर्माण के दौरान इन निर्देशों को पालन करना आवश्यक था। अब सवाल उठता है, इसका उद्देश्य क्या था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब सवाल उठता है कि सर, ये कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यह होता है कि राज्य हमारे समाज में, हमारे देश में जो वंचित तबका का लोग है, जो वंचित समूह है, उस वंचित समूह के कल्याण की बात करेगा, उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात करेगा। जो राज्य, ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उद्देश्य ही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये इसकी भूमिका थी, इसका इतिहास था, जिसके द्वारा हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया। अब आइए इसके हम संवैधानिक उपबंध को समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने मूल अधिकार को जब पढ़ा था, जब हम मूल कर्तव्य को पढ़े थे, हम उसके कुछ संवैधानिक उपबंध को देखे थे कि किस भाग में इसे रखा गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य इसका स्थान प्राप्त किया गया है, इसकी प्रकृति कैसे है। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं और नीति निर्देशक तत्वों को किस किस आर्टिकल में कौन से प्रावधान हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहली चीज़ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? DPSP, और इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फ्रेंड्स हमारे संविधान के भाग 4 में रखा गया। कहाँ रखा गया फ्रेंड्स? भाग 4 में रखा गया है। 4 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। किसमें रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। लेकिन किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। अगर आप लोग संविधान पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत अगर संविधान के बारे में आपने को नॉलेज है तो तुरंत रिलेट करिए कि भाग 4 में अगर नीति निर्देशक तत्व को रखा गया तो भाग 3 में किसको रखा गया है? मूल अधिकार को रखा गया है। भाग 4 में किसको रखा गया है? मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। लेकिन भाग 4 में किसको रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। जबकि आपको पता है अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, मूल अधिकार को रखा गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 के मध्य रखा गया है। और स्रोत इन्हें कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। ध्यान रखिएगा। तो कई बार कई बुक्स में आप लोग ये कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स
कि नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में 1935 के निर्देशों के उपकरण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? 1935 के निर्देशों के उपकरण से लिया गया है। ये बात 100% सही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1935 के अधिनियम में जो नीति निर्देशों के उपकरण से इसको लिया गया था, वो लिया ही कहाँ से गया था? आयरलैंड से लिया गया था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? तो इसे स्पेन से लिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कि 1935 के निर्देशों के उपकरण से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, जब इसे 1935 में लिया गया था तभी इसे आयरलैंड से लिया गया था। इसलिए इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। और इसकी प्रकृति कैसे है? यहाँ से एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपके नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है, कैसा इसका नेचर है? तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है। अब आप कहना चाहेंगे सर सकारात्मक का मतलब क्या हुआ? जब आपने मूल अधिकार पढ़ा था तो आपने वहाँ से पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों की प्रकृति प्रायः नकारात्मक होती है। नकारात्मक से तात्पर्य क्या हुआ है कि जब भी जो चीज़ होती है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य अपने नागरिकों के साथ ऐसा नहीं करेगा, तो जहाँ पे नहीं करने की बात आती है इससे ये स्पष्ट होता है कि इसका नेचर जो है वो नकारात्मक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसमें सरकार को कहीं भी इस चीज़ की मनाही नहीं की गई है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, बल्कि हर जगह ये कहा गया है राज्य अपने नागरिकों के लिए ऐसा करेगा, राज्य अपने नागरिकों के लिए ये सुविधा देगा, राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, राज्य अपने नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो हर जगह कुछ करने की बात की गई है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वह सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकारों की जो प्रकृति थी वह नकारात्मक थी। और आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स यहीं से बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है और इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य स्थान दिया गया है। और इसका स्रोत कहाँ से है? आयरलैंड से लिया गया है। और इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई फ्रेंड्स। आलोचनाएं इस बात की हुई कि मूल अधिकार परिवर्तनीय थे, फोर्सेबल थे, उनका उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी, न्यायालय के द्वारा उसे लागू कराया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। और इस बात की जब आलोचना हुई फ्रेंड्स, आगे हम आपको दिखाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब इस बात की आलोचना हुई तो जवाब में क्या बताया गया, जो संविधान सभा के लोगों का तर्क था उस तर्क को पहले समझेगा तो चीज़ों को समझना शायद और आसान हो जाएगा। तो इसकी जो भी आलोचनाएं हुई, आलोचना इस बात की हुई कि जब नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, ये पूर्णतः सरकार की मंशा पे छोड़ दिया गया है। सरकार चाहे तो अपने नागरिकों को नीति निर्देशक तत्वों में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो अपने नागरिकों को दे और चाहे न दे। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचनाएं की। तब संविधान सभा के लोगों ने तर्क दिया कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी निर्देश राज्य को दिए गए हैं अर्थात सरकार को दिए गए हैं, सरकार यदि उन निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो जनता वोट के माध्यम से 5 साल के बाद इसका जवाब देगी और सरकार अपनी सत्ता की बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित रहेगी, क्योंकि उसे इस बात का कहीं ना कहीं डर होगा अगर हम सही से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेंगे, जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो इसका जवाब हमें जनता देगी और इससे क्या होगा, हमारी सत्ता हमारे हाथ से जा सकती है। इसके लिए वह जिम्मेदार हमेशा बनी रहेगी सरकार कि अच्छे कार्यों को करे। लेकिन यहाँ आप अगर व्यवहार में सोचिए, सिद्धांत तो कहीं ना कहीं सही है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बारे में अगर आप व्यवहार में सोचें, हम और आप लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप लोग ये बात को बताइएगा, क्या किसी भी चुनाव से पहले, मतदान करने से पहले आप सरकार का या किसी भी पार्टी का मूल्यांकन इस हिसाब से करते हैं कि कौन सी सरकार ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए निर्देशों का पालन भली भांति किया है? ऐसा मूल्यांकन करके कभी भी आप लोगों ने मत दिया नहीं फ्रेंड्स। लेकिन आप संविधान अगर पढ़ते हैं तो आपको मत देना चाहिए, क्योंकि बेहतर सरकार वह सरकार होती है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन भली भांति करती है।
अगर आपसे अब पूछा गया कि आपका वोट देने का आधार क्या है, किस सरकार को आप बेहतर सरकार मानते हैं, तो आपका एक संविधान के विद्यार्थी होने के नाते जवाब ये होना चाहिए, ऐसी सरकार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भली भांति करती है, वह सरकार बेहतर होगी। और सभी पार्टियों में से जो उस निर्देशों का पालन करेगी, हम लोग उसी को मतदान करेंगे। शायद अगर हमारा लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र हो पाए तो शायद एक मजबूत लोकतंत्र और सफल लोकतंत्र माना जाएगा। लेकिन ये सब व्यवहार की बातें हैं, ऐसा हम लोगों को करने के लिए भविष्य में प्रयास करना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट से क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वह सकारात्मक निर्देश है। कैसे निर्देश है? सकारात्मक निर्देश है जिनका पालन नीति निर्माण के द्वारा किया जाना जरूरी है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार हमारे बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना करना। क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना करना और साथ ही साथ सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मतलब अगर इसको हम सार के रूप में विस्तार में समझें तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? मैंने आपको समझाया है व्यवहार में। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, किसकी बात की जाती है? सभी वर्गों, लेकिन विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण की बात करती है। जो देश वंचित वर्गों के कल्याण की बात करेगी, ऐसे देश को या ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। और हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, उसका उद्देश्य ही है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ तक के इतिहास को आप अच्छे से समझ पाए फ्रेंड्स। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम सीधा रटने पे आ जाएंगे फ्रेंड्स कि आर्टिकल 36 में ये है, आर्टिकल 37 में ये है, आर्टिकल 38 में ये है, तो हमें चीज़ें भूल जाएंगी। हमें उसके इतिहास को समझना पड़ता है, हमें उसके उद्देश्य को समझना पड़ता है, हमें संविधान निर्माताओं के जो सदस्य हैं उनकी मंशा को समझना होता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आई कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान प्राप्त किया गया। अगर इस प्रकार से हम लोग संविधान को पढ़ेंगे तब संविधान को केवल समझेंगे ही नहीं, उसके किसी भी प्रश्नों को जवाब देने में हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आप लोग के लिए की इन्फॉर्मेशन भी है, जो भी बच्चे इंडिविजुअल पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके 7068507275 पे कांटेक्ट कर लेंगे। वह इंडिविजुअल क्लास में अपनी एडमिशन ले लेंगे, जहाँ पर पूरी टॉपिक को बहुत विस्तार में पढ़ाया गया है और प्रीवियस ईयर के पूरे 20 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कराए गए हैं। चाहे आप पीसीएस देना चाहते हो या दरोगा का एग्जाम देना चाहते हो या समीक्षा अधिकारी या किसी भी वनडे एग्जाम का हिस्सा आप बनना चाहते हैं, आप पॉलिटी पे अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना होगा वो एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब आइए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। और शुरुआती जो इसके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसका डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया है। पहला सवाल आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसकी प्रकृति कैसे है? सकारात्मक है? यह परिवर्तनीय है या नहीं? तो यह परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब हम इसके आर्टिकल सारे समझेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किस किस आर्टिकल में कौन सा प्रावधान दिया गया है, क्योंकि हमारे 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और उम्मीद करेंगे सारे आर्टिकल्स को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि हमारे साथ आप तुरंत सारे आर्टिकल्स को याद करके और वीडियो खत्म होते होते सारे आर्टिकल्स को आप खुद बोलेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 36 से। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36 में क्या बात कही गई है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। राज्य की परिभाषा कैसे है? सेम आपने अगर आर्टिकल 12 पढ़ा होगा तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा को बताया गया है। और राज्य क्या है, किसके अंतर्गत क्या कौन कौन से ऐसे निकाय हैं, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्हें राज्य माना जाए और किसे राज्य ना माना जाए, इन सारे चीज़ों का वर्णन आर्टिकल 36 में कहा गया है। और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन वैसे ही किया गया है जैसे कि आर्टिकल
12 में किया गया है, अनुच्छेद 12 में किया गया है। जब आपने मूल अधिकार पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में भी आपने राज्य की परिभाषा पढ़ी होगी, और यहाँ भी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है, और अनुच्छेद 36 में वही राज्य की परिभाषा है जैसे कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? जब एग्जाम में कभी भी आ जाए, मिलान करने के लिए डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान दिया गया है, राज्य की परिभाषा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 37 में क्या है। 37 में, अनुच्छेद 37 में क्या है? डीपीएसपी राज्य के शासन के मूलभूत हैं, आदर्शवादी हैं, आइडियलिज्म हैं, लेकिन वे अपरिवर्तनीय हैं, वाद योग्य नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल अधिकार परिवर्तनीय है लेकिन नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। ये प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 डायरेक्ट बताता है आपको कि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, अतः इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो 2 आर्टिकल आपको क्लियर हो गए। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये अपरिवर्तनीय या फिर वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसे इनफोर्सेबल कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं आर्टिकल 38 में कौन सी बात की गई है। आर्टिकल 38 को 2 भागों में बांटा गया है, एक 38 क्लॉज 1, एक 38 क्लॉज 2। 38 क्लॉज 1 में क्या कहा गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 38 में की गई है। आपको मैंने जब प्रस्तावना पढ़ाया था फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इन्हीं 3 प्रकार के न्याय की बात आगे हमारे संविधान में कहाँ इसकी व्याख्या की गई है? तो उसकी व्याख्या मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करेगा। और 38 क्लास 2 क्या में क्या कहा गया कि आय की असमानता, जो आय की असमानता है, एक अमीर तबका बहुत अमीर है और गरीब तबका जो बहुत गरीब है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास राज्य करेगा, अर्थात सरकार करेगी। और साथ ही साथ अवसर की असमानता को कम करने की प्रयास करेगा। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को भी कम करने का प्रयास राज्य करेगा। जितना अवसर एक अमीर व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वह समाज के किसी भी क्षेत्र में हो, उतना ही अवसर एक गरीब तबकों को भी मिलेगा। इसके बीच की जो असमानता है, जो डिफरेंस है, उसको कम करने का प्रयास राज्य करेगा। ये निर्देश किसको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के लिए तहत? अनुच्छेद 38 के तहत। मैं उम्मीद करता हूँ 3 आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 एकदम याद हो गए। अब सीधा पढ़ते हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39। आइए देखते हैं आर्टिकल 39 में क्या बातें कही गई हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ए में कहा गया है, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। अगर इसके मूल सार को समझेंगे तो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, आपको यही याद रखना है कि आर्टिकल 39 में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मुख्य बात है आपके आर्टिकल 39 की, 39 की। लेकिन आर्टिकल 39 के अंतर्गत 6 बातों को बताया गया है। 6 बातों का वहाँ पे डिफरेंस डिस्कस और किया गया। वह 6 बातें कौन कौन सी आइए समझते हैं। इसलिए आर्टिकल 39 को मैंने 6 क्लॉज में बांट दिया है, A, B, C, D, E, F। पहली बात क्या कहेगी? स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। दूसरा, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। देश के जितने भी संसाधन हैं उसको जनता के लिए उसका प्रयोग करना, ये बात भी आर्टिकल 39 में कही गई है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। उत्पादन के जो भी साधन हैं उसका विकेंद्रीकरण, लिबरलाइजेशन करना। एक शब्द होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब होता है किसी भी वस्तुओं का या किसी भी संसाधनों का केंद्रण इस प्रकार किया जाए, एक ही स्थान पे वह जमा हो जाए। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, किसी भी संसाधनों का या किसी भी उत्पादन का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वह पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो सके। इसे ही कहा जाता है समता मूलक वितरण।
और ये बात भी आर्टिकल 39 में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। और डी में क्या कहा गया है, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, ये कहा गया है आर्टिकल 39 क्लॉज डी में। पहली बात क्या थी, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, लेकिन उसको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद ई में कहा गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके हेल्थ की रक्षा करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। और लास्ट में कहा गया है बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, मतलब जो भी बचपन है उनका, जो भी उनका यौवन है, मतलब उनकी जो युवावस्था है उसको शोषण से बचाना है। मूल अधिकारों में भी इसकी सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 23 और 24 में फ्रेंड्स आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी पढ़ा होगा। तो लेकिन इसका अगर मूल पाठ आप जानना चाहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल 39 में स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य जितना कार्य कोई पुरुष करेगा, अगर उतना कार्य कोई महिला भी करती है, उस महिला को भी उतना वेतन दिया जाएगा जितना कि पुरुष को दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल 39 तक क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग एक साथ याद करिएगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, आर्टिकल 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 39 स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 4 आर्टिकल आपको याद हो गए। आइए सीधा देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 सबसे 39 ए। आर्टिकल 39 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 39 ए। ये स्वतंत्र आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ये बाद में जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, मतलब सभी को समान न्याय मिलना चाहिए और जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उसे निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, ताकि पैसे के अभाव में ऐसा न हो कि किसी व्यक्ति को न्याय न मिल पाए। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर तबके को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की भी व्यवस्था करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स आपको। अब चलते हैं आर्टिकल 40 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा थी, ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता भी है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। संविधान सभा के लोगों ने राज्य सरकार को या राज्य को यह निर्देश दिए कि जो जितना संभव हो सके वह अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करें, ताकि जो प्रशासन है वह प्रशासन की नींव जो है उसका जो पहुंच है वह ग्रामीण स्तर तक हो सके, उसका भी विकेंद्रीकरण हो सके। लेकिन आपको पता है इसका प्रावधान जाके बहुत बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो पाई, लेकिन ये निर्देश हमें नीति निर्देशक तत्वों में ही दिए गए थे। आर्टिकल 40 तक क्लियर हो गए। अब आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी आदि की दशा में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित पाने के लिए राज्य प्रावधान करेगा। एकदम बोलचाल की भाषा में समझिए। कुछ दशाओं में यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, वृद्ध है, बेरोजगार है, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात की चिंता थी संविधान सभा वालों को, निर्माताओं को। ये चिंता क्या थी, संविधान सभा के निर्माताओं को चिंता इस बात की थी, अगर हम केवल इतना ही निर्देश देंगे कि कुछ दशाओं में आप रोजगार देने का प्रावधान करें, तो हो सकता है वो वृद्धों को कोई रोजगार तो दें, लेकिन रोजगार ऐसा दे दें कि ठीक है आप आइए काम करिए, 50 किलो की बोरी लेके अपने सिर पर छत पे चढ़िए। तो क्या ऐसा काम कोई वृद्ध आदमी या विकलांग आदमी या बीमार आदमी कर सकता है? ये संभव नहीं। इसीलिए हमारे संविधान में उसी के आगे आर्टिकल 42 में क्या व्यवस्था की गई, कार्य की न्याय संगत और मानव उचित दशाएं, यहां तक पहले ध्यान दीजिए आप, कार्य
कार्य की न्याय संगत और मानव उचित दशाएं, मतलब कार्य आपको देना है आर्टिकल 41 में कहा गया, और कार्य कैसा हो, न्याय संगत हो, मानव उचित दशाओं से परिपूर्ण हो। मतलब कार्य इस प्रकार से होना चाहिए कि वह वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति कर सके। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस कार्य में महिलाएं भी रहेंगी, और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना भी ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रसूति सहायता का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 42, और इसी 42 में ही कार्य के न्याय संगत और मानव उचित दशाओं से परिपूर्ण होने की बात भी की गई है। तो आर्टिकल 41 और 42 क्लियर हुआ फ्रेंड्स। 41 में मैं आपको वीडियो सिर्फ दिखा नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आर्टिकल मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ, केवल रट के नहीं, नीति निर्देशक तत्वों को समझ के। तो आर्टिकल 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, और काम कैसा होगा, काम न्याय संगत होगा, और साथ ही साथ महिलाओं को प्रसूति सहायता भी दी जाएगी। आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि कार्य तो मिल गया, अब मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, एकदम क्रम से याद करिए, समझते हुए दिमाग में एकदम फीडिंग हो जाएगी आपकी। अब मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई, मतलब सरकार को फिर संविधान सभा के निर्माताओं को इस चिंता हुई कि चलिए इनको काम मिल गया, काम न्याय संगत है, लेकिन जो कार्य उनको दिया जा रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए उनको पर्याप्त मजदूरी मिल रही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार उन्हें काम दे, काम न्याय संगत दे, लेकिन महीना पूरा होने के बाद उनको केवल 200 रुपये दे दे। क्या 200 रुपये में किसी घर का रोजगार चल सकता है फ्रेंड्स? ये संभव नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 43 में सरकार को क्या निर्देश दिए गए, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। कुटीर उद्योग की बात क्यों की गई फ्रेंड्स? कुटीर उद्योग की बात इसलिए की गई कि अगर कुटीर उद्योग होगा तो उस कुटीर उद्योगों में ही उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन फिर भी चिंता थी सरकार को, संविधान निर्माताओं को इस बात की चिंता थी, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार कुटीर उद्योग का तो निर्माण करे, लेकिन उस कुटीर उद्योगों में केवल मशीनरीकरण का प्रावधान कर दे, उसमें मजदूरों को कोई भागीदार न मिले। इसलिए बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43A जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार भी बनाना है। ये आर्टिकल 43A में कहा गया। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अगर आप फिर से दोहराइए तो आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, आर्टिकल 42 में कार्य न्याय संगत और प्रसूति सहायता, आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी की बात की गई और कुटीर उद्योग के निर्माण की बात की गई, और आर्टिकल 43A में उस उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाने की बात की गई। और आगे चलकर एक संविधान संशोधन हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011, और इसके माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43B, और इसके लिए क्या कहा गया कि सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। सहकारी संस्था का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किसी एक संस्था का निर्माण करना, जिसमें कई व्यक्तियों को रोजगार मिलता हो, ऐसी संस्थाओं को सहकारी संस्था कहा जाता है। और ये कहा गया, सरकार को निर्देश दिया गया, जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको उन्नत करने का भी वह प्रयास करें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 44 को 43 तक देख लिया। अब आते हैं इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 40 था, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 में कहा गया नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना और उसका प्रयास करना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब आप इंडिविजुअल क्लास में आएंगे तो पूरा एक समान सिविल संहिता लगभग मैंने 40 मिनट का लेक्चर लिया है, वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बताने का प्रयास आपको हम करते हैं। एक समान सिविल संहिता का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सारे नागरिकों के लिए केवल एक कानून होना चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल उठा होगा, क्या सर वर्तमान में हमारे सभी नागरिकों के लिए एक कानून नहीं है क्या? तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए 1955-56 में हिंदू मैरिज एक्ट आया और मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, और अलग अलग हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम में अलग अलग प्रावधान हैं। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कुछ ऐसे अलग अलग प्रावधान हैं जो हर नागरिकों पर बराबर लागू नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होगा
कि संपत्ति के मामले में, विवाह के मामले में आपने देखा होगा कि संपत्ति के संबंध में आपने देखा होगा कि हिंदू लॉ में उसमें आपको लड़कियों को उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है, जबकि आपने मुस्लिम लॉ में देखा, मुस्लिमों में ये देखा है कि संपत्ति में भी लड़कियों का भी उतना ही हिस्सा होता है। फिर आप वहीं विवाह अधिनियम में देखते हैं कि विवाह अधिनियम में वहाँ पे तिलाक की चीज़ें बड़ी आसानी से मुस्लिमों में हो जाती है, लेकिन हिंदुओं में ऐसी व्यवस्था, हिंदू लॉ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कुछ कानून हिंदू में बेहतर हैं, कुछ कानून मुस्लिम में बेहतर हैं, तो सब धर्म के अलग अलग कानून हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है, संविधान सभा के लोग क्या कहते हैं, राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वह एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करे, अर्थात देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तिलाक की जो व्यवस्था हिंदू धर्म में हो वही मुस्लिम धर्म हो। किसी भी संपत्ति में जो अधिकार की बात है, जैसा मुस्लिम में हो वैसा हिंदू धर्म में हो। लेकिन सरकार को ये निर्देश तो दिए गए, लेकिन सरकार इसे पालन कराने में अभी तक असफल रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई होती हैं और सरकार को इस बात का हमेशा खतरा रहता है कि अगर हम उनके जाति पे, उनके धर्म के कोई उल्लंघन, कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो हमारे हाथ से वोट बैंक जा सकता है, जिससे हमारे हाथ की सत्ता जा सकती है, हमारा बहुत एक बड़ा वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार प्राय इसे करने का प्रयास करने से बचती है। लेकिन आपको इतना ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पूरे भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे एक समान सिविल संहिता लागू है। तो जब गोवा में लागू हो सकता है फ्रेंड्स, तो पूरे भारत में क्यों नहीं। तो अगर सरकार प्रयास करेगी तो निकट भविष्य में पूरे भारत में भी एक समान सिविल संहिता लागू की जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो हिंदू एक्ट में है उसे ले लिया जाए, कुछ चीज़ें जो मुस्लिम एक्ट में है उसे ले लिया जाए और समान रूप से एक समान नियम बनाया जाए जो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान से हो। तो एक समान सिविल संहिता बहुत आसानी से याद भी किया जा सकता है कि 4 समान है और समान में क्या याद रखना है, एक समान सिविल संहिता। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद आगे हम लोग चढ़ते हैं आर्टिकल 45 में, और आर्टिकल 45 में देखते हैं क्या बात की गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के प्रबंधन की बात की गई है फ्रेंड्स। किसकी बात की गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था के देखरेख और शिक्षा के प्रबंधन की बात आर्टिकल 45 में की गई है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा होगा तो मैंने अपने इंडिविजुअल क्लास में बहुत डिटेल में सारे विवाद को बताया है। 1 मिनट में शॉर्ट में बताता हूँ। पहले आर्टिकल 45 में ये व्यवस्था थी फ्रेंड्स कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 2000 के दरमियान जब 2001 में जनगणना हुई तो ये पाया गया कि भारत की जो साक्षरता दर है वह दिन ब दिन नीचे हो रही है। इसी समय आगे चलकर एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002, और 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत ये प्रावधान किया गया, अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराना केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है, न तो न्यायालय इसे लागू कर सकती है और न ही न्यायपालिका इसकी सुरक्षा दे सकती है। तो लोगों ने कहा, तो संसद में इस बात की बहस हुई और बहस के बाद इस संशोधन में कहा गया कि इस चीज़ को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए, मूल अधिकार में इसे जगह दी जाए, ताकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा ना प्राप्त हो तो वह न्यायालय में इस बात के लिए सुरक्षा मांग सकें और न्यायालय इसे लागू कराए, ताकि हमारे देश की साक्षरता दर कुछ बेहतर हो सके। इसीलिए 86वां संविधान संशोधन किया गया और हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का, और आर्टिकल 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और जब ये मौलिक अधिकार बनाया गया तो आर्टिकल 45 खाली हो गया। जब आर्टिकल 45 खाली हो गया तो वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई कि सरकार को जिम्मेदारी केवल इतना दी गई कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार कराएगी। लोगों ने फिर कहा, अगर सरकार ने नहीं कराया तो कहा अगर नहीं भी कराया तो कम से कम शुरू में 0 से 6 वर्ष तक बालक अपनी बेसिक शिक्षा अपने प्राथमिक पाठशाला अपनी माँ के गोद में और पिता के प्यार में पढ़ता है, तो वहीं पे वो पढ़ता है। अगर सरकार ऐसा नहीं भी करती है तो कोई खास हानि हमारी साक्षरता में नहीं होगी। और उसी समय एक बात और आई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर एक मूल अधिकार बना दिया गया शिक्षा पाना, और सरकार से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था दी गई, क्या इतने से ही साक्षरता दर बेहतर हो जाएगी? लोगों ने कहा नहीं, इसके लिए अभिभावकों को भी आगे बढ़ के आना होगा। और इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एक प्रावधान जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया कि प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व होगा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
शिक्षा की उचित व्यवस्था कराएं ताकि धीरे धीरे चलकर हमारी साक्षरता दर ऊपर आ सके। और इसी 86वां संविधान संशोधन के तहत 3 प्रावधान किए गए। आर्टिकल 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का पाना एक मौलिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षण की व्यवस्था कराना सरकार की जिम्मेदारी दी गई। और 11वें मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक अभिभावक को ये जिम्मेदारी दी गई कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था कराएं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग इंडिविजुअल क्लास में आके बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद सीधा हम लोग आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 46 में। और आर्टिकल 46 में देखते हैं फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। इसकी बात किसकी बात की गई? आर्टिकल 45 में केवल 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पोषण की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था की बात राज्य सरकार को बताई गई। लेकिन आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई। और उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 47 में। और आर्टिकल 47 में कहा गया लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार में सुधार एवं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 47 में शराबबंदी की बात की गई। ध्यान रखिएगा आप रे, मादक पेय पदार्थों के निषेध की बात और लोक स्वास्थ्य और पोषाहार की बात आर्टिकल 47 करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अब तक पूरे भारत में केवल 2 राज्य बिहार और गुजरात ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मादक पेय पदार्थों पर क्या किया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। जबकि शुरू से ही राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने राज्यों में जितने भी मादक पेय पदार्थ हैं उनको बनने से उनके उत्पादन पर और उनकी बिक्री पर रोक लगाएं। लेकिन ऐसा अभी तक केवल 2 राज्यों में हुआ है। तो मादक पेय पदार्थों के निषेध से संबंधित बात आर्टिकल 47 में की गई है। आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में फ्रेंड्स कृषि एवं पशुपालन का विकास की बात की गई है तथा गाय, ध्यान रखिएगा, एक ही ऐसा अनुच्छेद है हमारे नीति निर्देशक तत्व में जो थोड़ा सा सांप्रदायिक होता है कि यहाँ स्पेशली गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध का बात आर्टिकल 48 में की गई है। तो 48 में 2 चीजें याद रखनी है, कृषि एवं पशुपालन और जितने भी दुधारू जीव जंतु हैं उनके निषेध की, उनके वध के निषेध की बात की गई है। और स्पेशली यहाँ पे गाय शब्द का प्रयोग आर्टिकल 48 में किया गया है। उसके बाद आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन के तहत 48A को जोड़ा गया था और इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं अन्य जीवों की रक्षा करने की भी बात की गई थी। इसको स्थान मिला है मौलिक कर्तव्य में भी फ्रेंड्स। लेकिन आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं अन्य जीवों की रक्षा करने की भी बात की गई है। आगे चलते हैं आर्टिकल 49 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मतलब राज्य जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, जितनी भी स्मारक हैं, उनका संरक्षण करने का भी काम कौन करेगा? राज्य करेगा। और उसके बाद आता है आर्टिकल 50 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे याद करना बड़ा आसान है। 50-50 का मतलब हो जाता है आधा आधा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कार्यपालिका न तो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करेगी और न ही न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप करेगी। आप एकदम थक चुके होंगे फ्रेंड्स सारे आर्टिकल्स से याद करते करते, लेकिन अब आपके सामने एक लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। बहुत सारे निर्देश हमारे सरकार को दिए गए, लेकिन एक अंतिम निर्देश क्या दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य किसका होगा? सरकार का होगा, अर्थात राज्य का होगा कि अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की भी बात करेगा। और इस तरीके से सबसे अंतिम आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बढ़ावा देने की बात की गई। 1 मिनट में क्विक रिवीजन पूरे नीति निर्देशक तत्व को हम करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात, डीपीएसपी को कहाँ रखा गया? भाग 4 में। किस अनुच्छेद के मध्य? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय? तो ध्यान रखिएगा अपरिवर्तनीय है।
आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में यह परिवर्तनीय नहीं है, आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 39 में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। आसानी से याद हो गया। 41 देखते हैं। 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, 42 में काम, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। उसके बाद आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी, काम जो मिले उसमें इतना पैसा मिले कि हमारा घर बार चल जाए, तो आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात। उसके बाद फिर क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल 43A, इसमें क्या कहा गया है, उन उद्योगों में जो कुटीर उद्योगों का निर्माण किया जाएगा उसमें मजदूरों को भागीदार बनाना। आर्टिकल 43B जोड़ा गया, इसमें क्या बताया गया है आपको, सहकारी संस्थाओं को विकास करना, उनको बढ़ावा देना। और आर्टिकल 44, 44, 4 समान, एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा की व्यवस्था कराना। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और जो भी वंचित वर्ग हैं उनके शिक्षण और पोषण की बात करना। आर्टिकल 47 में मादक पेय पदार्थों का निषेध। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन, और साथ में आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जितने भी दुधारू जंतु जीव जानवर हैं, स्पेशली गाय को, उनके क्या कहा गया है, उनके वध से निषेध की बात की गई है। और आर्टिकल 48A जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, उसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। और आर्टिकल 49 में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 50 में 50-50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई। और सबसे अंतिम आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। और इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपने देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का भी प्रयास करें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने मूल नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। नीति निर्देशक संबंध में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, उदारवादी नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व। और इसके तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं जिसके अनुसार समय समय पर नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा भी गया है। इन सारी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे इंडिविजुअल क्लास में आकर के वहाँ डिटेल में पूरे DPSP को पढ़ करके और पूरे 20 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी आप पूरे नीति निर्देशक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। लेकिन अगर पॉलिटी पे एक मजबूत पकड़ आपको बनानी है तो इंडिविजुअल क्लास में आप लोग एडमिशन लीजिए। जो नंबर मैंने बताया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।